नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बख्तियारपुर के खबर के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम नीतीश कुमार का दौरा। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में गंगा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने के लिए चल रहे कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस काम को तेजी से पूरा किया जाए ताकि बरसात से पहले ये काम पूरा हो जाए। इस योजना के तहत घनसुरपुर से देदौर तक 4,420 मीटर की लंबाई में गाद सफाई कर गंगा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस काम को तेजी से पूरा किया जाए ताकि बरसात से पहले ये काम पूरा हो जाए। इस योजना के तहत घनसुरपुर से देदौर तक 4,420 मीटर की ऊंचाई में गाद सफाई कर गंगा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। सीढ़ी घाट निकट 330 मीटर की ऊंचाई लंबाई में सीढ़ी निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल उस वक्त देखने को मिली जब डॉक्टर एस.के. सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने यह सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर पार्टी ने हक हमारा आरक्षण नामक एक नया गीत भी लॉन्च किया है, जो साफ इशारा करता है कि आने वाले चुनावों में आरक्षण पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। विपक्षी महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को लेकर चल रही चर्चा पर मुकेश सहनी ने कहा है कि सब कुछ क्लियर है और जब कोई दावेदारी करेगा तब विवाद होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस अपने दल से किसी सीएम कैंडिडेट की बात करती है तो उस पर भी चर्चा संभव है। अनुभव बहुत पुराना है। जब इनसे हमारी पहली मुलाकात हुआ और जब मैंने इनका फोटो देखा पुराने एल्बम, तो मैंने देखा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो हम सबके नेता नहीं रहे हैं, उनके साथ पैरेलल बैठकर राजनीति करते थे और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं। उसके बाद जेडीयू में भी पार्टी के मुख्य सलाहकार थे, लेकिन एक खास करके बिहार में अति पिछड़ा दलित समाज को हक अधिकार कभी नहीं मिलता है। सभी लोगों उसको इस्तेमाल कर। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने आरक्षण के मुद्दे पर, बता दें आपको कि आरजेडी और कांग्रेस पर 65% आरक्षण के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 65 साल और लालू यादव ने 15 साल शासन किया, लेकिन आरक्षण पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने काका कालेलकर रिपोर्ट का जिक्र किया है और ये जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार ने इसे 30 साल तक ठंडे बस्ते में डाला, ये कहा है। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे खुद सरकार में रह चुके हैं लेकिन आरक्षण पर कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला भी मोदी सरकार ने किया है। भाजपा नेता ने कहा है कि 65% आरक्षण का फैसला नीतीश कुमार सरकार ने लिया है और मामला न्यायालय में लंबित है। कांग्रेस ने 65 वर्ष तक शासन किया। लालू प्रसाद यादव जी ने 15 वर्षों से ज्यादा शासन किया। फिर तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता भी सरकार में रहे। कांग्रेस ने 65 साल में पिछड़ा के आरक्षण, दलित के आरक्षण, काका कालेलकर के रिपोर्ट को 30 वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लालू जी जब शासन में थे तो उस समय 15 वर्षों तक उन्होंने कोई आरक्षण का काम नहीं किया। इन लोगों को शर्म आता है क्या? दोहरा चरित्र रखते हैं। 65 साल, 15 साल केंद्र में और बिहार में शासन करने वाला आज आरक्षण की बात कर रहा है। कांग्रेस ने 65 वर्ष तक शासन किया। लालू प्रसाद यादव जी ने 15 वर्षों से ज्यादा शासन किया। फिर तेजस्वी। और अगली खबर का रुख करते हैं राजधानी पटना से सटे विक्रम थाना क्षेत्र के अंदर। बता दें आपको कि मझौली सिंघाड़ा रोड स्थित गुरेला थाने के पास 2 युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। इस मौके पर एक अपाची मोटरसाइकिल और 12 गोली के खोखे भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवकों की
हत्या कनपट्टी में सटाकर गोली मारने से की गई है। आधार पर बाघाकोल निवासी सोनू के रूप में की गई है। बता दें आपको कि पालीगंज एसडीपीओ 2 उमेश्वर चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि 2 लोगों का शव मंझौली से आगे सड़क किनारे पड़ा हुआ है। जब पुलिस की टीम पर मौके पर पहुंची तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि दोनों की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच में जुट गई है। हत्या के कारणों और आरोपियों की पहचान को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। और अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें से कुछ फैसले इस प्रकार है। महिला सरकारी कर्मचारी के लिए आवास व्यवस्था। महिला कर्मचारियों को उनके पोस्टिंग स्थान पर आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी कार्यस्थली तक आवाजाही की सुरक्षा में सेंध होगा। अवैध खनन पर सख्त कदम। अवैध खनन पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया गया। पुलिस कर्मियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन आवंटित किए जाएंगे, जिसके लिए अनुमानित खर्च 190.63 करोड़ होगा। ऊर्जा विभाग कैमूर रोहतास में 21,644 घरों के लिए 117.80 करोड़ रुपए की बिजली वितरण योजना स्वीकृति की गई है। जल संसाधन विभाग जो है पंप, नहर और जलाशय परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य और न्यायिक सेवाएं, स्वास्थ्य, फार्मेसी और न्यायिक सेवाओं में सुधार के लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें डॉक्टर सेवा बहाली और नए न्यायिक पदों की स्थापना शामिल है। डॉक्टरों की बर्खास्तगी, 6 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि 1 डॉक्टर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति दी गई है। ये फैसला डॉक्टरों की लगातार अनुपस्थिति के कारण लिया गया है। नियुक्तियां पंचायत सचिवालय को सुदृढ़ करने के लिए 8093 लिपिक पदों को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी इकाई की स्थापना और संचालन के लिए 36 नए पदों को सृजित किया गया है। में 22 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहां पर वो कार्य कर रही हैं वहां पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं बस्तर से। अगली खबर, जहां पर नक्सलियों ने योजनाबद्ध तरीके से साजिश को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट की आवाज़ से गूंज उठा। इस घटना में एएसपी आकाश गिरपुंजे शहीद हो गए और उन्हें गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया था। उपचार के दौरान वे शहीद हो गए और कोंटा के पास नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि सुकमा के कोंटा में हुई इस घटना ने जवानों को झकझोर दिया है। नक्सलियों ने जो आईडी ब्लास्ट किया उसमें कोंटा डिवीज़न के एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। ये घटना तब हुई है जब वे गश्त कर रहे थे। कोंटा के टीआई और एसडीपीओपी घटना में घायल हो गए। उनका प्राथमिक उपचार कोंटा के जो अस्पताल है उसमें होने के बाद बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है।
एएसपी की शहादत की खबर सुनकर उनकी टीम के जवान बहुत ही दुखी हुए और हर ओर गम का माहौल है। बिलखते रोते तस्वीरें भी देखी गई। सुकमा जिले के कोंटा से 5 किलोमीटर दूर डोंटा के जंगल में मौजूद चिकवार फंदीगुड़ा खदान में नक्सलियों ने कल रात आगजनी की और पोकलैंड मशीन को आग के हवाले कर दिया। एएसपी और उनकी टीम इस आगजनी की घटना की तफ्तीश करने गए थे। कल रात नक्सलियों ने इलाके में आईडी बिछा दिया था और नक्सलियों की सोची समझी साजिश योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। गेट पे चेकिंग अभियान चलाया गया, किसके किसके चालान काटे, कितने काटे गए? देखिए, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हमें आदेश मिला कि लोगों के सिविलियंस के चालान करने से पहले पुलिस कर्मियों को जो कि बिना हेलमेट के या फिर बिना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किए चल रहे हैं उनको पहले हम चालान करें, उनको हम जागरूक करें। उसी अभियान के क्रम में आज हमने ये चलाया है। यहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी आए हैं अभी तक पुलिस लाइन में, उनका हमने चालान किया है। अभी तक 10 चालान हो चुके हैं बिना हेलमेट के और HSRP की भी हम चालान कर रहे हैं। और अब बात करते हैं बेरमो की। बेरमो में प्रदूषण से राहगीर परेशान है। बोकारो थर्मल नूरी नगर स्थित DVC छाई ऐश पॉन्ड का औचक निरीक्षण बेरमो SDO और मुकेश मछुआ ने किया है। बता दें आपको कि यहाँ उन्होंने कहा है कि ओवरलोड छाई ट्रांसपोर्टिंग की शिकायत ग्रामीणों से लगातार मिल रही थी। इसकी जानकारी बोकारो उपायुक्त को भी दी गई थी। इसी आलोक में DVC छाई ऐश पॉन्ड काटा घर पहुंचे। यहाँ का दृश्य देखकर प्रतीत होता है कि ओवरलोडिंग कार्य किया जाता है, जिससे रोड जहाँ तहाँ छाई गिर जाने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां हो रही है। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स द्वारा पानी के छिड़काव के नाम से ही खानापूर्ति की जा रही है, जिससे कि राहगीरों को खूब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही इसको लेकर कई बार DVC पदाधिकारियों के साथ बैठक भी किया गया है, लेकिन प्रदूषण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एस पॉन्ड है BTPS में, और उस एस पॉन्ड में जो हम लोग कल गए और वहाँ पर जाकर के हम लोग देखे और तो देखिए वहाँ पर कांटा कार्य नहीं कर रहा, कांटा कार्य नहीं कर रहा था और लोडिंग चल रहा था। तो भाई हम लोग उसमें ये देखें कि ओवरलोडिंग नहीं हो और जब भी लोडिंग हो तो कांटा उसको कराना है, धर्म कांटा से कराना है और जो नियमानुसार है। और ग्रामीण लोगों के द्वारा जो पिटीशन आया हुआ है उस पिटीशन में ये कहा गया है कि लगातार धूलकण उड़ रहे हैं और पानी छिड़काव नहीं किया जा रहा है, बाकायदा नियमानुसार उसको तिरपाल। अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर बोकारो से, जहां पर बिजली व्यवस्था को सुचारू करने को लेकर आपको बता दें कि BSL के नगर प्रशासन सेवा भवन के द्वारा सेक्टर 9 में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। सेवा भवन के कैप्टन शेखावत ने दुकानदारों के साथ निर्देश देते हुए कहा है कि बिजनेस कीजिए, लेकिन ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए बिजली चोरी ना करें। रोड से 10 फीट ट्रैफिक नियम का पालन कर दुकानदारी करें, जिससे जाम लगने की स्थिति पैदा ना हो। कैप्टन शेखावत ने कहा है कि किसी भी तरह का सड़क से सटे नया दुकान का निर्माण ना करें। सड़क से सटे दुकानों को जल्द से जल्द हटाने का निर्देश भी दिया गया। झारखंड के रांची पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यक्रम को संबोधित किया और जिसे लेकर सबसे पहले रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। फिर बाद में वो एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हुई, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी के कार्यकाल में पिछले 11 वर्षों में देश के किसानों, गरीबों और महिलाओं को मिलने वाले आर्थिक सहायता का भी जिक्र किया। मौके पर स्मृति ईरानी ने पीएम के कई योजनाओं को सफलतापूर्वक हुए हैं उसका भी उल्लेख किया।
भारतीय जनता पार्टी पंचनिष्ठाओं पर आधारित है। राष्ट्रीयता, लोकतंत्र में विश्वास, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसके प्रति गांधीवादी सोच और साथ ही सर्वधर्म समभाव और मूल्यों पर आधारित राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं का संकल्प है। आज उन पंचनिष्ठाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रतिबिंबित होते देख भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक समर्थक आज अभिभूत है। अगली खबर का रुख करते हैं रांची के कांग्रेस कार्यालय में। बता दें आपको कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और विधायक सुरेश बैठक के साथ कमेटी के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री के साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान भी उपस्थित दिखाई दिए थे। इस बैठक का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और हरिजन समेत पिछड़ा वर्ग के समुदाय के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बातचीत करना था। इस बारे में कांग्रेस कार्यालय में हुए एक संवाददाता सम्मेलन के बीच वित्त मंत्री ने खुलकर जानकारी साझा की। वित्त मंत्री ने कहा है कि वित्तीय सहायता देने को लेकर भी सरकार ने मदद का हाथ आगे करने की घोषणा की है। केंद्रीय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को है और इसी परिप्रेक्ष्य में कल 11 तारीख को अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। बैठक का लबोलबाब यह होगा, जैसा कि हमने कहा कि जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। आधिकारिक रूप से ये कहा गया है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 रुपया प्रति वर्ष है। वहीं रांची के कटहल मोड़ स्थित ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हुए जानलेवा हमले से राज्य में सियासी उबाल है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। अगली खबर का रुख करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ताला मरांडी की अग्रिम जमानत याचिका पर अब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 11 जून को दी है। बता दें कि इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई में राज्य सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा है कि ताला मरांडी ने पुलिस द्वारा जारी धारा 41 के नोटिस का जवाब दिया या नहीं। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है नवी मुंबई से आ रही है, जहां पर नवी मुंबई में घर सेक्टर 34 स्थित डॉल्फिन प्राइड सोसाइटी में एक पाकिस्तानी महिला की उसके पति द्वारा चाकू से हत्या करने और फिर खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया है। अगली खबर का रुख करते हैं डोलारिया के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य
केंद्र पर अपना अस्पताल के सहयोग से स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। कैंप में ग्रामीण क्षेत्रों करीब 50 अधिक गर्भवती महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। स्त्री रोग एवं प्रसूति वाली महिलाओं को इलाज और चेकअप के लिए पहले नर्मदापुरम या इटारसी जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर सोमवार को नर्मदा जीवनदायिनी एवं नर्मदा अपना अस्पताल के माध्यम से डोलारिया में 50 से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। और राजस्थान के टोंक में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बनास नदी पर बने फ्रेजर ब्रिज के पास एक नहाते समय 8 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। ये सभी दोस्त जयपुर के रहने वाले थे और पिकनिक मनाने आए थे। 8 युवकों की मौत हुई है और सभी 20 से 25 साल के थे। 3 युवक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं फरुखाबाद में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर यातायात नियमों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। जो पुलिसकर्मी यातायात नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हैं, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस लाइन गेट पर यातायात प्रभारी ने पुलिसकर्मियों के चालान भी काटे। गेट पे चेकिंग अभियान चलाया गया, किसके चालान काटे, कितने काटे गए? देखिए, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हमें आदेश मिला था कि लोगों के सिविलियंस के चालान करने से पहले पुलिस कर्मियों को जो कि बिना हेलमेट के या फिर बिना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किए चल रहे हैं, उनको पहले हम चालान करें, उनको हम जागरूक करें। उसी अभियान के क्रम में आज हमने ये चलाया है। यहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी आए हैं, अभी तक पुलिस लाइन में उनका हमने चालान किया है। अभी तक 10 चालान हो चुके हैं बिना हेलमेट के और HSRP के भी हम चालान कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।